गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरएस में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी कि हमें आज की जनरेशन होने के हिसाब से ये सोचना चाहिए कि क्या इस विषय पर अलग से कुछ विचार रखने चाहिए, या आज जो हम तनावपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं क्या वो एक संतुलित जिंदगी है। दरअसल हम बात करने वाले हैं यूथेनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु के बारे में। दरअसल लोगों में बढ़ते तनाव और उनकी जो डेली लाइफ है उनमें वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और इस कारण वो क्या है यूथेनेशिया की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो आज हम जानें कि यूथेनेशिया आखिर क्या होता है और हमारे देश में इसको लेकर क्या नियम कायदे हैं, और क्या आत्महत्या और यूथेनेशिया जो है ये दोनों एक ही बात है। तो आज बिना किसी देरी के इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। साथ ही आज जानें कि इसमें हमारे चर्चा के बिंदु कौन रहने वाले हैं। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि खबर क्या है, यूथेनेशिया की खबर जो है वो कहाँ से आई है, चर्चा में क्यों आई है। बाद में जानें कि यूथेनेशिया किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है और इसके क्या मायने हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का यूथेनेशिया के बारे में क्या निर्णय दिया गया है। साथ ही एक देश है नीदरलैंड जिसमें यूथेनेशिया को लेकर एक विशेष प्रकार का कानून बनाया गया है, वो भी हम जानने वाले हैं कि यूथेनेशिया को लेकर नीदरलैंड में किस तरह की व्यवस्था की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये प्रश्न पत्र जो है ये हमारे आएगा एथिक्स में, ठीक है। दरअसल खबर जो है, खबर ये है कि नीदरलैंड में एक महिला होती है जिसका नाम होता है जोराया। उसकी उम्र जो है महज 29 साल है और 29 साल की उम्र में ही उसने इतने दुख झेल लिए हैं कि अब वो कह रहे कि मुझे खुदा के वास्ते मुझे इच्छा मृत्यु दे दो, मैं अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा दुख झेल चुकी हूँ कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो इस लड़की ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल वो एक विशेष प्रकार की बीमारी से ग्रसित है। ये वो महिला है जिसकी उम्र 29 ईयर है, ठीक है। इस महिला को एक बीमारी है जिसका नाम है ओटिज्म। ओटिज्म में होता यह है कि जो ओटिज्म में पीड़ित व्यक्ति होता है वो अपने आप को ही मारने लगता है, चोट पहुंचाने लगता है, यानी कि उसके मन में बार बार आत्महत्या करने के विचार आने लगते हैं। और ऐसा ही कुछ जोराया के साथ हुआ। उसने इच्छा मृत्यु की मांग ऐसी नहीं की है, वो ओटिज्म से पीड़ित है और ओटिज्म के कारण वो बार बार अपनी जिंदगी में जब तक उसकी 29 ईयर ओल्ड वो हुई है तब तक उसने ऐसा कोई दिन नहीं गया तब तक जब तक उसने अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचाया, यानी कि आए दिन वो अपने आप को किसी तरह का नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसको मौत नहीं आ रही है। तो वो चाहती है कि सरकार से कि उसको मृत्यु दी जाए, यानी कि वो चाहती है, किसी के दबाव में आकर वो नहीं कर रही है, मौत नहीं चाहती है। वो अपनी इच्छा से, अपनी बीमारी से पीड़ित होने के कारण, इस लाइलाज बीमारी के कारण वो डॉक्टरों से कह रही है कि मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए, ठीक है। अब इच्छा मृत्यु जो है ये कोई एक छोटी प्रोसेस नहीं है कि आपने आज कहा कि मुझे मृत्यु चाहिए, इच्छा मृत्यु चाहिए और आपको कल इच्छा मृत्यु मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है जिसमें हम डॉक्टरों से सलाह लेते हैं कि क्या हमारी ये जो बीमारी है वो ठीक हो सकती है। अगर डॉक्टर कहे कि हाँ आपको ऐसी बीमारी जो है वो इलाज हो सकता है, धरती पे ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि डॉक्टर कह दे कि इस बात का कोई इलाज नहीं है तो व्यक्ति क्या करेगा, लास्ट में आके वो जिंदगी से तंग आकर इच्छा मृत्यु की डिमांड करेगा। तो ऐसा ही कुछ केस जो है वो जॉर्जिया के साथ होता है, ठीक है। जोराया ने एक बात बहुत ही अच्छी कही है कि वो 10 साल से अपना इलाज करा रही है। उसने ये इरादा जो है एक बार में नहीं बनाया, 10 साल से लगातार इलाज होने के बाद आखिर में उसे निराशा हाथ लगती है कि उसका जो जीवन है वो कभी नहीं सुधर सकता है। तो वो जीने की उम्मीद छोड़ चुकी है और इसके बाद वो इच्छा मृत्यु यानी कि यूथेनेशिया के लिए अप्लाई करती है। वो कहती है कि इच्छा मृत्यु पाना इतना भी आसान नहीं कि आपने
कहा शुक्रवार को मरने की सोचे और रविवार को आपको मौत मिल जाए, ऐसा आसान काम नहीं है। आपको एक लंबी प्रोसेस के थ्रू यूथेनेशिया से गुजरना होता है। ये एक बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है जिसमें डॉक्टरों का सलाह मशवरा लिया जाता है, जिसमें आपको वो बताते हैं कि क्या आप वास्तव में मरने के लिए तैयार हैं। जब डॉक्टर आपको इच्छा मृत्यु दे रहे होते हैं तो हर स्टेज पर आपसे पूछते हैं क्या वास्तव में आप जान देने के लिए तैयार हैं। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए फॉरवर्ड किया जाता है। यदि आप हामी नहीं भरते हैं किसी भी स्टेप में, यदि आप ना कर देते तो डॉक्टर इलाज वहीं रोक देते, यानी कि जो इच्छा मृत्यु देने की उनकी प्रोसेस है उसी स्टेप में डॉक्टर कैंसिल कर देते हैं। अब जानते हैं कि यूथेनेशिया आखिर होता क्या है। यूथेनेशिया किन कंडीशन में दिया जाता है। क्या हर कोई व्यक्ति यूथेनेशिया ले सकता है। जब कोई मरीज एक लाइलाज बीमारी से गुजर रहा हो, बहुत ही ज्यादा पीड़ा से गुजर रहा हो और उसे कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो कि कभी ठीक नहीं हो सकती और हर दिन मरीज जो है ये मौत जैसी स्थिति से गुजरता है, तो उसे यूथेनेशिया दी जा सकती है। यानी कि हमारे देश में एक्टिव यूथेनेशिया तो नहीं है, लेकिन पैसिव यूथेनेशिया की परमिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है। और कुछ देश जो हैं इच्छा मृत्यु को लीगल भी कर चुके हैं, जैसे कि बेल्जियम है, नीदरलैंड है, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग। यहाँ पर दया या इच्छा मृत्यु की इजाजत है, यानी कि यदि व्यक्ति कहीं पर इच्छा मृत्यु का फॉर्म अप्लाई करता है तो इन देशों में आपको इच्छा मृत्यु आसानी से मिल सकती है। और अमेरिका में सिर्फ 5 स्टेट ऐसे हैं जहां पर यूथेनेशिया की इजाजत दी गई है, ठीक है। लेकिन भारत की यदि बात करें, भारत के केस में, तो भारत में लोग कहते हैं कि जिंदगी जो है वो ईश्वर की दी हुई है। तो जब ईश्वर ने जिंदगी दी है तो हम उसे खत्म करने वाले वही होते कौन हैं। तो धार्मिक वजहों के कारण लोग मानते हैं कि इच्छा मृत्यु यानी कि मरना क्या है, कायरता है। हमारे कहा जाता है भारतीय धर्म में कि जो लोग मरते हैं, सुसाइड करते हैं, वो लोग कायर होते हैं। यही हमें अपने बड़ों से प्रेरणा मिली है, ठीक है। तो इस तरह की इच्छा मृत्यु की इजाजत देना ईश्वर की इच्छा के खिलाफ जाना है। और मरीज के परिवार लोग भी जो है इस सदमे को सहन नहीं कर पाते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि मरीज की जो बीमारी है आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो ठीक हो ही जाएगी। भले उसकी लाइलाज बीमारी हो, लेकिन मरीज के जो पेरेंट्स हैं, उसके जो परिजन हैं, वो कभी भी इच्छा मृत्यु के लिए हाँ नहीं करते हैं, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर हम किसी मरीज से उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लेने का हक उसके रिश्तेदारों या दोस्तों को देंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो इसका दुरुपयोग करने लग जाए। हो सकता है कि मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति है जिसकी उम्र है 70 के आसपास है और उसके मान लीजिए फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि उसकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है और हो सकता है कि वो व्यक्ति बीमार है। तो यदि परिजनों को यह अधिकार है कि उसके परिजन यूथेनेशिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो झूठा उसका सिग्नेचर वगैरह लेकर, उसके दस्तखत लेकर जो इच्छा मृत्यु का फॉर्म है उसको फिल करवा सकते हैं और इस तरह से एक जो जोखिम का खतरा है वो बढ़ सकता है प्रॉपर्टी हथियाने के उद्देश्य से। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एक सख्त हिदायत दी है कि इस तरह का जो अधिकार है वो भैया पेरेंट्स को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब जानते हैं कि नीदरलैंड में इच्छा मृत्यु को लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई है। नीदरलैंड में आप इच्छा से मर सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा दुख पा रहा है, तो वो सोचता कि मुझे मरना, जिस तरह ये लड़की है इसने कहा है, तो वो मर सकता है। नीदरलैंड एक ऐसा देश है, एक ऐसा पहला देश है जहां पर इच्छा मृत्यु को लीगल बनाया गया, यानी कि कानूनी रूप से आपको मरने का अधिकार दिया गया है। और ये कानून जो है ये साल 2001 में आया था, जिसमें इच्छा मृत्यु को वैधता दी गई थी। नीदरलैंड में आमतौर पर इच्छा मृत्यु जो है डॉक्टर लास्ट टाइम प्रोसीजर तक व्यक्ति को पूछते रहते हैं कि क्या आपको मरना है या नहीं मरना है, और उसकी जो डेथ की प्रोसेस है इच्छा मृत्यु की वो उसके घर पर ही की जाती है। और इस दौरान पेशेंट को एक खास तरह का इंजेक्शन दिया जाता है, एक खास तरह की जहर का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे उसकी मौत जो है वो कुछ सेकंड में या कुछ मिनट में ही हो जाती है। खास बात यह है कि मौत के बाद भी उसकी जो डेथ है वो सही तरीके से हुई है या नहीं, या कहीं पर कोई लापरवाही बरती गई है, या कहीं पर किसी ने झूठ बोलकर उस व्यक्ति को मारा है, वो भी जांच की जाती है,
ठीक है। और यदि डॉक्टर की जरा भी लापरवाही सामने आती है तो उस डॉक्टर को 12 साल तक कैद झेलनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर सख्त हिदायत दी गई है। ऐसा तो नहीं है कि कानून लूज है, ऐसा नहीं है। लोग ऐसे आसानी से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और 2022 में नीदरलैंड में यदि बात करें तो कुल 8,501 लोग, देखिए इतने थे जिन्होंने अपनी इच्छा से कानूनी तौर तरीके से प्राण त्यागे। यानी कि आप देख सकते हैं कि लोगों में बढ़ता हुआ स्ट्रेस किस कदर उनको इच्छा मृत्यु की ओर घसीट रहा है, ठीक है। नीदरलैंड में आमतौर पर इच्छा मृत्यु की मंजूरी जब मिल जाती है तो वो उसके घर पर ही करते हैं, ये हमने देख ही लिया। अब देखते हैं कि नीदरलैंड जो है वो विवादों में भी बहुत रहा है, क्योंकि नीदरलैंड ने तो हद ही कर दी। जो इच्छा मृत्यु का अधिकार है वो बच्चों को भी दे दिया है। यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि 2023 में नीदरलैंड उस वक्त विवादों में आ गया था जब वहां की सरकार ने बच्चों को भी यूथेनेशिया का अधिकार दे दिया था। यानी कि बच्चे तो वैसे भी नासमझ होते हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या उनको इच्छा मृत्यु की इच्छा हो रही है या नहीं। बच्चे तो वैसे भी कुछ फैसला नहीं ले सकते हैं। तो सरकार का इस तरह का आदेश देना, इस तरह की परमिशन देना, एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ही बेतुका है, ठीक है। जिस उम्र में इंसान को पता ही नहीं होता कि फैसला क्या होता है, उस उम्र में उनको उस जीवन छीनने का अधिकार दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। इस नियम में यह भी कहा गया था कि 1 साल के दौरान सिर्फ 5 से 10 बच्चों को ही अधिकार मिल सकता है। यानी कि एक तरह से इस सरकार ने क्या जनसंख्या कम करने का काम किया है। और इस नियम में यह भी कहा गया था कि इच्छा मृत्यु का अधिकार सिर्फ 12 साल या उससे ज्यादा की उम्र के बच्चों को ही मिलेगा। तो 12 साल की उम्र के बच्चों की भी समझ कितनी होती है भाई, उनको भी ज्यादा समझ नहीं होती है। अगर किसी ने उनकी चीज को छीन ली तो मान लीजिए उसको स्ट्रेस होने लगेगा, वो तनाव में होने लगेगा, तो कहेगा तो मुझे तो इच्छा मृत्यु चाहिए, क्या उसको मार देना चाहिए, उसको इच्छा मृत्यु दे देनी चाहिए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो इलीगल है, एक तरह से अनैतिक कार्य है। और इसके लिए उनके पेरेंट्स की लिखित मंजूरी भी लेनी होगी। और 16 साल से या इससे ज्यादा उम्र के लोगों को पेरेंट्स की मंजूरी की भी कोई जरूरत नहीं है, यानी कि वो अपनी जिम्मेदारी भैया खुद लेंगे 16 साल से ऊपर के। अब भारत की बात करते हैं। भारत में एक मामला आया था अरुणा सानबाग का। अरुणा सानबाग की कहानी है, ये एक बहुत ही ज्यादा दयनीय रही है। दरअसल मुंबई का एक हॉस्पिटल है, किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, यानी कि KEM हॉस्पिटल, जिसमें अरुणा सानबाग जो है ये नर्स थी जो कि कुत्तों को दवाई दिया करती थी, ठीक है। और उसी के वार्ड का एक वार्ड बॉय था सोहन लाल। जब अरुणा सानबाग 27 नवंबर 1973 को ड्यूटी कर रही थी, तो जब वो घर जाने के लिए कपड़े बदल रही थी तो उस रूम में ये जो सोहन लाल है पहले से वहां पर छुपकर बैठा हुआ था। और उसने उसके गले में कुत्ते को जो बांधने वाली चेन होती है उससे लपेट कर उसका गला दबा दिया। और उसको छूटने के लिए अरुणा ने जो प्रयास किया, खूब ताकत लगाई अरुणा जी ने, लेकिन उसकी गले की जो नसें हैं उसके दबने के कारण वो बेहोश हो गई। और सोहन लाल ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और इस कारण वो महिला जो है वो कोमा में चली गई, जो कि कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो सकी। ये महिला है जो कि 2015 को अरुणा सानबाग जी क्या है 42 वर्ष की उम्र में एक्सपायर हो गई, जिनको इच्छा मृत्यु दी गई थी। अब जब अरुणा सानबाग इतनी बहुत ही बुरी कंडीशन से गुजर रही थी तो उनकी ओर से एक महिला थी पिंकी वीरानी, उन्होंने याचिका दायर की थी कि जो अरुणा सानबाग है ये बहुत ही ज्यादा दुख में है, जो हर दिन मौत से लड़ रही है, तो उनको इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो KEM अस्पताल है उसने इतने सालों से अरुणा सानबाग की देखभाल की है और उसके परिजन ना होने के कारण, उसके ना तो माँ बाप है अरुणा सानबाग के, ना ही उसके भाई बहन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में उसको जो अधिकार है इच्छा मृत्यु उनको मिलनी चाहिए या नहीं, वो अस्पताल तय करेगा, ना कि आप। क्योंकि पिटिशनर पिंकी वीरानी का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, ना ही उनका कोई इसके साथ इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि इतने साल इस हॉस्पिटल ने उसकी देखरेख की है। तो जो इच्छा मृत्यु का अधिकार है वो भी उन्हीं को दिया जाएगा। तो 8 मार्च 2011 को इसमें जो पिंकी वीरानी है इन्होंने ये जो याचिका लगाई थी वो खारिज कर दी जाती है, ठीक है। अब 2015 को वो एक्सपायर हो जाती हैं, जिनको यूथेनेशिया दिया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने
कहा कि मार्च 2018 में इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी कि व्यक्ति यदि कोई ऐसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित है जो कभी ठीक नहीं हो सकती है, तो ऐसे में व्यक्ति को क्या है, शांति से मरने का अधिकार भी है। क्योंकि जिस तरह से गरिमा से जीने का अधिकार है आर्टिकल 21, उसी के तहत क्या है, व्यक्ति को गरिमा से मरने का अधिकार भी है। ये अधिकार जो है हमें संविधान देता है कि जिस तरह से व्यक्ति गरिमा के साथ अपना सर उठाकर जीने का अधिकार रखता है, उसी तरह से व्यक्ति जो है तड़प तड़प के ना मरे, उसको शांति से मरने का अधिकार भी होना चाहिए। तो आर्टिकल 21 के तहत ही इसको अरेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इसमें कहा गया है कि आप इसमें कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं देंगे, यानी कि पैसिव यूथेनेशिया द्वारा व्यक्ति को इच्छा मृत्यु का अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड किया है, जिसमें व्यक्ति का इलाज जो है वो बंद कर दिया जाता है ताकि उसकी मौत जो है वो आसानी से हो सके। ठीक है, अब जानते हैं कि यूथेनेशिया जो है वो कितने प्रकार की होती है। यूथेनेशिया जो है ये मेनली 3 प्रकार की होती है, यानी कि एक तो होती है एक्टिव, दूसरी होती है पैसिव, तीसरी होती है फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड, यानी कि जब व्यक्ति खुद ही जहरीली दवा ले लेता है तो उसको सुसाइड कहा जाता है, फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड। जैसे कि जर्मनी जो है इसकी इजाजत देता है, यानी कि व्यक्ति खुद ले सकता है। और जबकि जो पैसिव यूथेनेशिया है इसमें डॉक्टर क्या करता है, उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है, यानी कि यदि उसको आईसीयू में रखा गया है या उसको श्वास नली चढ़ाई गई है, किसी तरह की ऑक्सीजन चढ़ाई गई है, तो वो उसका हटा देते हैं। बाद में धीरे धीरे जो व्यक्ति है वो मृत्यु के ग्रास में चला जाता है। और इसी तरह एक्टिव यूथेनेशिया जो है, एक्टिव का मतलब है कि उसको कोई इस तरह का इंजेक्शन दिया जाता है, जहरीला इंजेक्शन, जिसके कारण व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट यानी कि दिल का दौरा पड़ता है, जिसके कारण व्यक्ति जो है कुछ ही मिनटों में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये है यूथेनेशिया के प्रकार। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट जो है ये कहते हैं कि कोमा में यदि कोई मरीज चल गया है यानी कि मौत की कगार पर है, तो लोगों को वसीयत के आधार पर पैसिव यूथेनेशिया लेने का अधिकार होगा, यानी कि लिविंग विल, उसकी इच्छा के आधार पर उसके परिजन जो हैं उसके लिए याचिका लगा सकते हैं और उसे सम्मान से जीने का हक है, इसी के बदले में उसे मरने का भी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि लिविंग विल पर भी मरीज के परिवार की इजाजत बहुत ही ज्यादा जरूरी होगी। यदि परिवार कहेगा कि इसके बचने के चांस बहुत ही ज्यादा कम है, तो उसकी जो डॉक्टरों की टीम है, एक्सपर्ट की टीम, वो उसका एक तरह से पैसिव यूथेनेशिया का ट्रीटमेंट करेंगी। और उसके बाद यदि उनको लगता है, उस टीम को लगता है कि वो व्यक्ति कभी ठीक ही नहीं हो सकता है, तो उसको पैसिव यूथेनेशिया दिया जाता है। तो ये है यूथेनेशिया क्या है, आज का हमारा सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया है, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।